सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों को पढ़ना है लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस में बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, है ना। और उसमें चैप्टर हमने लिया है चैप्टर 1, वह है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये जो क्वेश्चन का जो सेट है पूरा हमने बनाया है, इसको मैं इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 बाय 1। बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और कंपटीशन के प्री एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना। तो 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन हम लेंगे और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स व्हेन ए पॉइंट चार्ज -q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। इसने कहा कि कोई एक माइनस चार्ज का कोई -q चार्ज है और इसको क्या किया गया, हाँ, अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट के पास रखा गया। तो मान लो मैं यहाँ पर एक अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट मैंने रख दिया। देखो याद रखना, ये क्या है, ये है कंडक्टिंग प्लेट। इसका मतलब ये एक कंडक्टर है। जब आप -q चार्ज यहाँ रखेंगे तो ये उस वक्त क्या करेगा, खरबूजे को देख करके रंग बदलता है। अगर वो खरबूजा है तो, तरबूज है तो, इसने कहा कंडक्टर है तो ये खरबूजा है। इसका मतलब जानते क्या है, यहाँ माइनस चार्ज है तो इस प्लेट के ऊपर वाले सरफेस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अच्छा, ये तो हो नहीं सकता कि भाई पैसे थे नहीं पैसे आ जाए, ये तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो टोटल अगर चार्ज देखा जाए तो न्यूट्रल है, टोटल चार्ज न्यूट्रल, लेकिन अपर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब तुम्हारे पास कंडीशन क्या आ गई, प्लस माइनस। कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। कैसे जाएगी, हाँ, नीचे से ऊपर। इस तरीके से जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ ए पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। ये तो बहुत आसान है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज और दोनों का डिस्टेंस d बना दिया गया। अब क्या होगा, रिपल्सिव होगा ना, हाँ, तो दोनों रिपल्स करने लगेंगे। ये रहा, और इस तरीके से हो गया ये। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, है ना। थर्ड देखिए, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से, तो पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाइए, तो माइनस प्लस मिला दीजिए, डाइपोल बन गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस हैं। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ पास करती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से। इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, बस हो गया। कुछ छोड़ दीजिएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, हाँ। फोर्थ, वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप। नॉट फॉर्म क्लोज लूप क्या कहना चाह रहा, क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती। देखो पहले बात तो क्लोज लूप होता क्या समझना। आ जाओ ना, बार मैग्नेट देखो जरा, बार मैग्नेट कुछ ऐसा होता है। ऊपर मान लो नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कैसे करती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। ये रहा, फिर नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की तरफ जाएंगी। ये होता है ना। क्या ये यहीं आकर रुक जाती है, नहीं, साउथ से फिर अंदर से जाती है, अंदर से। इसे ही कहते हैं क्लोज लूप बनना। एक क्लोज लूप ऐसे बन गया, दूसरा क्लोज लूप ऐसे बन गया, ये क्लोज लूप है। अब एक बात समझना, मान लो मैं यहाँ से n और s हटा दूँ, यहाँ लगा दूँ प्लस, यहाँ लगा दूँ माइनस। मैंने एक तरीके से बना दिया कि भाई प्लस से निकल रही माइनस की तरफ जा रही, हालांकि ऐसे नहीं दिखेगा, समझ रहे हो ना।
ऐसे बनेगा, ये तो बन रहा है ना। क्या ये लाइन बीच वाली रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? हाँ नहीं। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो भी तो क्लोज लूप बनेगा। डायरेक्शन अपोजिट है। इसके अलावा एक और चीज़ है, समझो, क्या अंदर कोई चार्ज होगा? चार्ज होता ही नहीं ना, इनसाइड चार्ज होता ही नहीं। तो जब इनसाइड चार्ज नहीं होगा तो अंदर फ्लो कहाँ होगा? ये भी है इसका आंसर, समझ गए? तो देयर इज नो चार्ज इनसाइड ना। क्वेश्चन और आगे भाई बताइए आयशा। नहीं होगा, कभी भी जो है क्लोज लूप नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। कह रहा है 2 इक्वल बॉल्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव Q कूलम्स आर सस्पेंडेड बाई 2 इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two? ध्यान दो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये रहा छत तुम्हारे घर की, यहाँ से तुमने लटका दिया एक, क्या है भाई, पॉजिटिव नेचर है। चलो ठीक है, चलो पॉजिटिव नेचर प्लस क्यू चार्ज, एक और स्ट्रिंग, ये दोनों सेम है, ठीक है। अच्छा, इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होगा? लग रहा होगा भाई। ये इसने कहा ये जो स्ट्रिंग है ना ये इंसुलेटिंग है, बाकी तो ये है। अच्छा, ये फोर्स कितना लग रहा होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 था तो दोनों सेम थे तो Q स्क्वायर कर दिया हमने, ये लग रहा है। उसके बाद देखो कंडीशन उसने क्या कहा कि उनके बीच में what would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between the two। एक प्लास्टिक शीट बीच में डाल दी गई। अब कह रहा है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बताओ फोर्स क्या बन जाएगा? मीडियम बदल गया क्या? कुछ मीडियम बदल गया। ये जो मीडियम होता है जहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है, ये किसके लिए फोर्स होता है? क्या कहलाता है? वैक्यूम या एयर, क्योंकि दोनों का एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सेम होती है करीब करीब। और फिर जब हम मीडियम में लिखेंगे तो FM लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। इससे डिवाइड करके मैंने आपको चीज़ सिखाई थी, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिबिलिटी। वो आया था हमारे पास K इज इक्वल टू क्या था? F वैक्यूम अपॉन FM, इसे वैक्यूम कह दूँ। यहाँ से FM की वैल्यू क्या आई? FV अपॉन K, ये तो आ गया था ना। अब एक बात बताओ, अगर K, अब पूछना पड़ेगा K क्या होता है? K जो होता है प्लास्टिक शीट के लिए, K इज ग्रेटर देन 1 फॉर प्लास्टिक शीट। अलग अलग मटेरियल के लिए K की वैल्यू बढ़ती रहती है ना। इसके लिए जानते हो, इसके लिए 1 के आसपास होती है, एयर और वैक्यूम के लिए। वाटर में तो 80 टाइम्स हो जाता है, पढ़ा है ना। ग्लास में और होता है ऐसे कुछ। तो कोई शीट हम लगाएंगे तो उसके लिए K की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जानते हो क्या होगा? जब 1 से ज़्यादा होगी इसका मतलब FM की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन FV हो जाएगा। यानी FM लेस देन FV। इसका मतलब क्या हुआ? प्लास्टिक शीट इंसर्ट करते ही उनके बीच में लगने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ये आंसर है। बात समझ में आ गई सबको भाई? तो यहाँ कॉन्सेप्ट किसका लगा? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिबिलिटी का, है ना। आयशा समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर? बहुत आसान, इधर सुन लो क्वेश्चन। वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर? क्या क्वेश्चन आंसर इसका? हाँ, क्योंकि वहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर 2 डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहाँ पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 7।
वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट। पहली बात तो क्या कह रहा है ये जो सरफेस है, इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है ना, चाहे वो इंटरनली जा रही हो या बाहर निकल रही हो, पर प्लस है तो बाहर जा रही होंगी ऐसे करके, और माइनस अगर होगा तो इंटरनल जा रही होंगी। कह रहा है ये जो लाइन है ना, इस सरफेस से परपेंडिकुलर क्यों होती है? हाँ, टेंजेंट की वजह से, टेंजेंट पे होती है, लेकिन होती क्यों है? कह रहा है वो होती क्यों है? क्लोज लूप होता है। क्लोज लूप कहाँ होता है इसमें? एक्चुअल में यहाँ मामला आता है स्पेसिंग का। ये जो चार्ज है ना, चार्ज, ये कोई एक चार्ज तो है नहीं, चार्ज के बीच में क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझो एक तरीके से समझो। उन चार्ज के बीच में फोर्स कैसा लग रहा होगा? रिपल्सिव। भाई अगर ये प्लस क्यू है तो सब प्लस क्यू तो होगा इस पर, तो क्या होगा? रिपल्सिव। तो उनके बीच में क्या होगा? स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी होती है, परपेंडिकुलर। बस इसका आंसर इतना ही है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपी लेवल पे मत जाओ, बस मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि लेटरल जो फोर्स लगता है, लेटरल का फोर्स का मतलब होता है दूसरे डायरेक्शन में, उसकी स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। मैं आपको इसको अभी लैंग्वेज में बाद में लिखवा भी दूंगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th। 2 point charges Q1 and Q2 are placed at a distance d apart, फिगर नहीं आया इसमें, as shown in figure. The electric field intensity is 0 at the point P on the line joining them as shown. Write two conclusion that you can draw. अच्छा, क्वेश्चन मुझे फिगर याद है, मैं बना दे रहा हूँ। कह रहा है, हम समझ रहे हैं ना कैसा होगा, ये Q1 ये Q2 है, और यहाँ पर जो है पॉइंट P है, समझना, क्वेश्चन यहाँ देख लो, ये Q1 Q2 और यहाँ पर है पॉइंट P। तो कहता है कि 2 point charges Q1 Q2 are placed at a distance d apart as shown in figure. The electric field intensity is 0 at point P. यहाँ पर E की वैल्यू 0 है, E की वैल्यू 0 है at that point P on the line joining them as shown. Write two conclusion that you can draw from this. इससे दो कंक्लूजन निकालिए, दो कंक्लूजन। एक तो कंक्लूजन, एक बात बताओ, समझना, ध्यान देना। अगर ये पॉइंट P इधर होता, अच्छा समझो, ये अगर पॉइंट P इधर है, अगर फोर्स इधर लगे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह फोर्स तुम्हें समझा रहा हूँ, दोनों का नेचर तो एक ही होता है ना, फोर्स इधर लग रहा और इधर फोर्स इधर लग रहा, तब तुम कह सकते हो कि ये इस पर नेट फोर्स लगने वाला कितना है? 0 है। अगर F1 = F2 हो तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? अच्छा, क्या इसको ऐसे तुम कह सकते हो F1 F2? क्या पॉइंट P पर नेट फोर्स 0 हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। दोनों का डायरेक्शन अगर सेम हुआ तो ये हो सकता है कभी? ध्यान दो भाई, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, अरे ध्यान दो, नहीं हो सकता, कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता इस पर। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है इफ F1 = F2। सेम वैसे ही मामला यहाँ पर है। अगर Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है एक ही डायरेक्शन में, Q1 Q2 एक ही डायरेक्शन में लगा दें, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? नहीं होगा। Q1 Q2 अगर सेम डायरेक्शन में लग जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? नहीं होगा। इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव हमने कह दिया, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला लगा रहा होगा इधर E1 और ये नेगेटिव वाला लगा रहा होगा इधर E2, और कंडीशन हुई होगी E1 = E2, तभी ये 0 हुआ होगा। तो पहला कंक्लूजन मेरा ये है, पहला कंक्लूजन ये है कि Q1 और Q2 अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज है। मेरा पहला कंक्लूजन आ गया। क्या है भाई? उसने चार्ज तो नहीं बताया था ना, अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है भाई, एक कंक्लूजन आ गया। दूसरा कंक्लूजन बताओ, कौन ज़्यादा होगा? Q1 ज़्यादा होगा, Q2 ज़्यादा होगा?
कैसे पता Q2 ज़्यादा होगा? तुक्का मार दिया। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तुम कह तो सही रहे हो, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, लेकिन सही से लगाओ तो। एफ ई जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। ध्यान देना, R अगर ज़्यादा होगा तो E कम होगा। ठीक है, समझो। हमें क्या करना है कि इसमें डिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? Q1 से डिस्टेंस P से बहुत ज़्यादा है। अगर R ज़्यादा है तो E कम होगा, E कम होगा। तो E1 क्या हो रहा है? कम हुआ जा रहा है, जबकि होना चाहिए E2 के बराबर उसे, क्योंकि उसका R ज़्यादा है तो बेचारे का E1 कम हो गया। अब R तो बदल नहीं सकता, तो ऐसा क्या करे कि E1 बढ़ जाए? अरे Q बढ़ गया भाई, इसका मतलब क्या हुआ? Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तभी ये कंडीशन आ सकती है E1 इज इक्वल टू E2। बात समझ में आ रही? E1 इज लेस देन E2 व्हेन Q1 इज इक्वल टू Q2। अगर Q1 और Q2 दोनों बराबर हो तो E की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी? नहीं होगी, डिस्टेंस चेंज है ना। अगर Q1 इज इक्वल टू Q2, एक बात बताओ, फॉर्मूले में Q1 Q2 रख दिया तो, लेकिन R क्या सेम है दोनों का? R डिफरेंट है, और वो भी इसका ज़्यादा है इससे कम है, तो जिसका R ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करने के लिए R तो बदल नहीं सकते, तो Q बढ़ा दो। इसका मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो दूसरा कंक्लूजन ये निकला। पहला कंक्लूजन है Q1 Q2 दोनों अपोजिट नेचर के हैं, और दूसरा कमेंट हमारा क्या होगा? Q1 इज ग्रेटर देन Q2। समझ में आ गया भाई? Q2 इज ग्रेटर देन Q1 होगा, उल्टा कह रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड E किसका कम हो रहा था? कि उसका R ज़्यादा होने की वजह से E1 कम हो रहा था। जब E1 कम हो रहा है तो Q1 बढ़ा दो। ठीक है आयशा, समझ में आया? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिफाइन डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज इट स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है भाई? डाइपोल मूवमेंट Q इंटू 2a डाइपोल मूवमेंट होता है। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। और क्या कह रहा है? इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? क्या होता है? वेक्टर। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। और मैग्नेटिक डाइपोल का? हाँ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। हम उसे याद करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डिस्टेंस R ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। देखो इसका ग्राफ ना ऐसे होता है, थोड़ा ध्यान देना बस। इसका ग्राफ ऐसे बनाते हैं, इधर बना दो इलेक्ट्रिक फील्ड E, इधर बना दो R, इसका वेरिएशन ऐसे होता है, बस ये ग्राफ होता है। समझ गए? क्योंकि E जो डिपेंड करता है 1/r², तो इसका ग्राफ यही आएगा, सिंपल है ना। अब वैल्यू कुछ भी रखे जाओ, वो उसी पर डिपेंड करेगा। चलो नेक्स्ट क्या है? ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू मूव? एक प्रोटॉन को हमने एक्स और वाई डायरेक्शन है, कह रहा है ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यही डायरेक्शन क्या है? ई का है। और यहाँ पर तुमने किसको रख दिया? पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। बताओ ये किधर जाएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में ही ये मूव करेगा। बस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना कि रिवर का फ्लो आपको पता नहीं, आपको रिवर फ्लो कर रहा है, पानी आपको दिख नहीं रहा। अब आपको जानना है कि पानी किधर फ्लो कर रहा है, आप कोई ऑब्जेक्ट डाल दीजिए फ्लो करने वाला,
तो वो जिधर फ्लो करेगा इसका मतलब वही रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है ना। सेम वैसे समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, वो चार्ज फ्लो करने लगेगा क्योंकि उसके ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आपके ऊपर जिधर डायरेक्शन फोर्स लगता है उधर मूव कर जाते हैं। हो गया ये। अब कौन सा है 12, इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सोचिए, अरे पहले सोचो डाइपोल को कैसे रखते थे, ओरिएंटेशन क्या आता था। कैसे अरेंजमेंट था। अरे ऐसे सोच लो ना, फौरन दिमाग में फिगर आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं फिगर आना चाहिए। ये रहा हमारा डाइपोल, यहाँ माइनस क्यू रखते थे, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ पर फोर्स लग जाता था, इसको ऐसे घुमाता था, और यहाँ फोर्स लग जाता था, इसको ऐसे घुमाता था, और ये एंगल ले लेते थे थीटा। अब बताओ अगर इस डाइपोल को तुम ऐसे रख दो तो कोई घुमाएगा इसको? नहीं घुमाएगा। ऐसे रख दोगे तो थीटा कितना आ जाएगा? 0, यानी ये हो गया स्टेबल। हाँ अच्छा 90 पे तो स्टेबल रहेगा। मैं कहता हूँ तुमने घुमा करके उल्टा कर दिया, हाँ 180 कर दिया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो ये क्या हो गया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, उल्टा कर दिया 180। तो ये तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा ना, क्योंकि ई का डायरेक्शन इधर है, तो ये तो पूरा पलटना चाहेगा इसको, उल्टा ही कर दिया तुमने, है ना। तुम क्या करिए, सर अपना नीचे कर लिया और पैर ऊपर कर लिया, अब तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तुम हो। तो यहाँ पर क्या होगा, अनस्टेबल के लिए होगा 180 डिग्री, मोस्ट अनस्टेबल। क्लियर, समझ में आ गया होगा। यानी एंटी पैरेलल, एक होगा पैरेलल और दूसरा क्या होगा, एंटी पैरेलल। हाँ और फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय एन 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस। मतलब 2 पॉइंट चार्ज थे, बाहर रखे हुए थे, वो तो आपस में झगड़ा कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे एक दूसरे पर, और जो है उनके माँ बाप को गुस्सा आ गया कि भगाओ इनको, बाहर भगा दिया, तो बाहर बारिश हो रही थी तो पानी में चले गए। ठीक है, तो ये रहे 2 चार्ज, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है, पहले कितना लग रहा है भाई, 8 न्यूटन, और फिर कहाँ भेज दिया गया इन्हें, हाँ तो ये तो था वैक्यूम में, और एक होता है FM, हमें पता करना है मीडियम में, हमारे पास K होता है FM अपॉन FV अपॉन FM, ये तो होता है। तो यहाँ से FM कितना आ जाएगा, FV अपॉन K, यानी ये है 8 अपॉन K कितना है भाई, वाटर है ना तो 80, हाँ 0.1 न्यूटन। बस आगे देखो कितना आसान न्यूमेरिकल है। ऐसे क्वेश्चन हरदम आते हैं, भरे पड़े ऐसे, 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन आई है। क्या चीज़, K दिया हुआ है 80, उसमें नीचे देखेंगे 80 दिया हुआ है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर ये दिया हुआ है ना। अच्छा इसको ना अगर वाटर में ना भगा करके कहीं और भगा देते, पता चला घर में जो वैक्यूम था बाहर आंधी तूफान चल रहा था, या कहीं और भेज दिया उन्हें, तो वहाँ K बदल जाएगा, तो जैसे जैसे K बदलेगा वैसे वैसे उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बदलेगा। अब चल एक बात और समझो, 2 आदमी आपस में फाइट कर रहे हैं, तो पहले जो मुक्का चला रहे थे, घूसे चला रहे थे, वो 8 न्यूटन के भगाभग लग रहा था, सर फूट सकता है। दोनों को पानी में डाल दो, सर फोड़ पाएंगे एक दूसरे का, फोर्स कम लगेगा ना, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ गया उस मीडियम का। अब पानी चलाएंगे तो धीरे धीरे जाएगा, वैसे ही हो रहा है, समझो यहाँ पर, है ना। चलो तो अब कोई मारपीट करने वाला हो तो उसको पानी में फेंक देना उठा के, फिर तुम जेल में चले आना, क्योंकि दोनों तैरने वाले नहीं रहेंगे, है ना। भूखे ने भूखे से कुश्ती लड़ी, दोनों बेहोश हो गए। हाँ क्वेश्चन नंबर 14, चलो ध्यान दो भाई ध्यान दो। ए मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड वाई। अच्छा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, कहाँ गया,
डायग्राम, हाँ ये रहा। अच्छा, इसका सॉल्यूशन आपको बनाना है कॉपी में, सिर्फ हवाबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन सबका एक एक दो दो लाइन में लिखना है ताकि बाद में इसको रिवीजन या किसी को भी बना लीजिएगा। यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है, ये ए है, ये है दूसरा लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बी, और एक तीसरा लाइन यहाँ से पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी, और एक जा रहा ये बताइए इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आपको लग रही है। ए मेटालिक स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कोई स्फीयर था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रख दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रख दिया गया। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे कैसे पास करते हुए दिखेंगी। अच्छा एक बात बताओ, पानी फ्लो हो रहा था, रिवर फ्लो हो रहा था, पानी हमने फुटबॉल लिया उसके अंदर डाल दिया, क्या पानी फुटबॉल के अंदर से जाएगा? सेम वैसे ही है, क्या क्लोज स्फीयर के अंदर से चार्ज होता है? क्लोज स्फीयर के अंदर चार्ज होता है? नहीं होता। जब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी? नहीं होगी। तो पहला तो नहीं होगा, पहला होगा नहीं, ये तो अंदर से जा रहा है ना। दूसरा भी नहीं होगा, ये दिखा रहा है कि अंदर जा रहा है लेकिन डाइवर्ट हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा भी अंदर से जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा ही क्या है, ये गया तो है, इधर से एंट्री किया बाहर निकला, मतलब घूम के निकल गया। ये फुटबॉल है, इधर से आया घूम के से निकल गया, अंदर नहीं जाएगा। क्लियर? तो कौन सा होगा? फोर्थ, डी, है ना, समझ गए? चलो, और एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं इस लेक्चर में ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पर। इसके बाद एक और शीट बनेगी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की, ठीक है, वो भी करेंगे। हाँ चलो, पॉइंट आउट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। द म्यूचुअल फोर्सेज बिटवीन 2 चार्जेस डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे और तीसरा आदमी आ गया, वो दोनों क्या करेंगे ना, वो दोनों लड़ते रहेंगे। चार्ज की प्रॉपर्टी में ये बात आती है कि 2 अगर चार्ज पर या दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स हो, तीसरा चार्ज आप लेके आ जाइए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आ गए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना फोर्स लगाता है। इसी कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर दीजिए। तीसरा, मान लीजिए एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज आया, इसने ऊपर फोर्स लगाया, और तीसरा आप लेकर के आए, ये भी फोर्स लगाने लगा, तो इसके ऊपर क्या हुआ, फोर्स ऐड हो जाएगा बस। लेकिन ये जो फोर्स लगा था, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। समझ गए? तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है, जिसमें क्या होगा, पहले फोर्सेस पर किसी आने वाले अलग चार्जेस का कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बनाना है, कॉपी में लिखना है, एक एक 2-2 लाइन सही से सबको ना, ताकि हम जब बोर्ड के पहले रिवीजन स्टार्ट करें तो बस बैठ के देखते जाओ फटाफट फटाफट। ऐसे नहीं देखना है रजाई में बैठ करके, उस टाइम ठंड होती है। क्या करना है, सॉल्व करना है, और जिस क्वेश्चन में फंस जाओ उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्या करोगे, उसे देख लोगे फिर सॉल्व करोगे, ताकि हमें 10 साल के सारे क्वेश्चन एकदम दिमाग में फिट रहें। आना 50% तो उसी से है, मिनिमम 50% क्वेश्चन बोर्ड के लास्ट 10 ईयर से आने हैं, और बाकी का आएंगे उसी से डिराइव करते हुए, उसी से रिलेट करते हुए। ठीक है, चलिए ओके, तैयार कर लीजिए इसको।